दोस्तों, भाजपा के भीतर आपसी कलेश के चलते मोदी जी का एक बड़ा ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन अचानक रुक गया। आप कह सकते हैं कि मोदी जी की नाव जो किनारे तक पहुंचनी थी, बीच मझधार में अचानक रुक गई। दरअसल 20 जुलाई से पहले बीजेपी कई विपक्षी पार्टियों को तोड़ना चाह रही थी। खासकर जो लोकसभा में पार्टी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको तोड़ना चाह रही थी। ऑपरेशन चल रहा था। टीएमसी जैसी बड़ी सफलता मिल गई थी। उद्धव ठाकरे के भी 6 सांसद मिल चुके थे। बीजेपी आप कह सकते हैं फुल स्पीड में थी। लेकिन अचानक फिर राम मंदिर के चंदे लूट का पर्दाफाश होता है। बीजेपी उसमें उलझती है। और भी कई मसले हैं, आगे बताऊंगा, जिसमें बीजेपी उलझती चली गई। और सच यह है कि बीजेपी के भीतर भी टकराव बढ़ता चला गया टॉप लेवल। और इसका असर यह हुआ कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस रुक गया। और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए यह बड़ी राहत थी, क्योंकि कई पार्टियां लोकसभा में जो टारगेट पर थी वो बच गई टूटने से। मिसाल के तौर पर आम आदमी पार्टी जिसके 3 सांसद हैं, या फिर आरजेडी जिसके 4 सांसद हैं, या झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी सरकार है, झारखंड में 3 सांसद हैं, या फिर एनसीपी शरद पवार 8 सांसद वाली पार्टी, ये तो टूट के बिल्कुल कगार पे थी। इसे भी लाइफ लाइन मिल गई, एक अभयदान मिल गया। कितने दिन के लिए मिला, आगे डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों, कई परतें मैं खोलने जा रहा हूं, लेकिन पहले बात करते हैं कि मैंने शुरू में ये क्यों कहा कि 20 जुलाई से पहले मोदी जी बड़ा ऑपरेशन करना चाहते थे। दरअसल 20 जुलाई 2026, आने वाली 20 जुलाई को मॉनसून सत्र, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मोदी जी कुछ बड़े बिल लाने जा रहे थे, कुछ बड़े कानून बनाने जा रहे थे। और इसमें 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी। मोदी जी को संख्या चाहिए थी। मोदी जी के पास संख्या नहीं है। तो इसलिए एक ऑपरेशन 1.5 महीने से 2 महीने से चला था। बल्कि आप यूं कहें कि बंगाल का चुनाव खत्म हुआ और ऑपरेशन शुरू हुआ। और ऑपरेशन की पहली खेप में ही अमित शाह और उनके बड़े खास भूपेंद्र यादव, आगे बात करेंगे इनकी भी, इन्होंने 20 सांसद टीएमसी के तोड़े और मोदी जी की तश्तरी पर, प्लेट पर सामने रख दी। 20 सांसद एक झटके में तोड़े। उधर शिंदे साहब, अमित शाह के दूसरे आदमी, उन्होंने 6 सांसद मोदी जी को और गिफ्ट कर दिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद तोड़ दिए। तो 20 ममता के, 6 ये, और एक और आप कह सकते हैं बोनस मिल गया बीजेपी को कि डीएमके 22 सांसदों वाली डीएमके, इंडिया अलायंस, विपक्ष की मेजर पार्टी, वो कांग्रेस से अलग हो गई, वो इंडिया अलायंस से अलग हो गई। बल्कि ऑपोजिशन छोड़ के डीएमके न्यूट्रल हो गई, तटस्थ हो गई। अब आपको तो पता है तटस्थ किसके साथ रहता है, और वो भी मोदी के दौर में। यानी 15-20 दिन के अंदर दोस्तों, वो मोदी जो 292 पे खड़े थे, वो 318 पर आ गए। 20 टीएमसी के मिले, 6 उद्धव ठाकरे के मिले, और कहीं ना कहीं अगर इसमें 22 न्यूट्रल सांसद जोड़ दीजिए डीएमके के, तो ये संख्या 300 आती है। यानी जो पार्टी 292 पे खड़ी है वो 300 पर है। और यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि डीएमके इशू बेस्ड समर्थन देगी बीजेपी को, हर मुद्दे पर नहीं देगी, लेकिन फिर भी एक बड़ी राहत बीजेपी के लिए और एक बड़ी चोट विपक्ष के लिए। अब लेकिन 330 से तो दोस्तों काम चलना नहीं था। मोदी जी को तो 362 की संख्या चुनी थी, और 362 छोड़ दीजिए, कम से कम 350 तो चाहिए ही थे मोदी जी को, 350 तो चाहिए थे। इसीलिए छोटी छोटी पार्टियां, जिनका मैंने अभी आपका नाम गिनाया, जैसे आम आदमी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, या फिर आप एनसीपी एसपी शरद पवार की पार्टी कह लीजिए, या बाकी पार्टियां हैं, बिहार की आरजेडी तेजस्वी की पार्टी भी है, कई पार्टियां जिनके 3 सांसद हैं, 4 सांसद हैं, 2 सांसद हैं, एक सांसद हैं, ऐसी कई पार्टियों पर निशाना साध रखा था। आप कह सकते हैं रडार पे थे। लेकिन हुआ क्या, अब इस बीच कुछ ऐसा घटनाक्रम, मोदी जी के आप कह सकते हैं ग्रह, उनके नक्षत्र इस तरह से बिगड़े कि कई कलेश बीजेपी में शुरू हो गए। उसकी शुरुआत हुई जब
राम मंदिर में चंदा घोटाला सामने आ गया और बीजेपी और आरएसएस इस प्रकरण में, चंदा चोरी में गर्दन तक आरोपों से डूबी रही। इधर एक और घटना हो गई इथेनॉल की, तेल में मिलावट की, और मिडिल क्लास, ज्यादातर गाड़ी मोटर वाले लोग, पेट्रोल की गाड़ी चलाने वाले लोग, वही बीजेपी की आलोचना करने लगे, कुछ तो गाली बकने लगे कैमरे पर, सोशल मीडिया पर, और ऐसी त्राही त्राही मची कि सरकार बैकफुट पर आ गई इथेनॉल को लेकर। अब मैं पेपर लीक का तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, भूख हड़ताल का तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक और घटना हुई उसका भी मैं कहीं ना कहीं जिक्र करना चाहता हूं। अमित शाह के खास मंत्री भूपेंद्र यादव, जिन्होंने 20 सांसद तोड़ के मोदी जी को दिए थे, यहां भी एक ऐसा खेल पकड़ा गया कि पीएमओ ने भूपेंद्र यादव के चार अफसर जो उनके स्टाफ के थे, 4 ऑफिसर्स, सभी को हटा दिया, जिसमें 2 बर्खास्त कर दिए गए। शाह को अच्छा नहीं लगा, और शाह को यह भी अच्छा नहीं लगा कि उनके करीबी नरोत्तम मिश्रा का मध्य प्रदेश में टिकट काट दिया गया। शाह डिड नॉट लाइक दैट। यही नहीं, जिस तरह से पटना में राजनीति हो रही, खींचतान हो रही है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी का ये जो कलेश है, वो कलेश बीजेपी के छोटे नेताओं में नहीं है बिहार में। वो कलेश दरअसल नितिन नवीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नए नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और अमित शाह के बीच में दूरियां हैं। जाहिर तौर पर गोदी मीडिया तो बताएगी नहीं। अब दोस्तों, कारण और भी बहुत से हैं, लेकिन मुझे लगा कि 4-5 जो प्रमुख कारण हैं वो मैंने आपके सामने रखे, और इसका असर ये हुआ कि 20-25 दिन के अंदर बीजेपी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही थी, टॉप गियर में, अचानक न्यूट्रल गियर में आ गई। और उसकी वजह से जो ऑपरेशन लोटस था वो कहीं ना कहीं थम गया, ठहर गया, और 20 जुलाई जो एकदम करीब आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी अब कुछ बिल हो सकता है ना लाएं, क्योंकि संख्या बल उनके साथ नहीं है, संख्या बल भी अटक गई है। जैसे मोदी जी की नाव अटकी है मझधार में, संख्या बल भी अटक गई। तो आप कह सकते हैं एक तरह से ये एक अभयदान है, ये एक तरह की फौरी राहत है विपक्ष के लिए, और खासकर उन छोटी पार्टियों के लिए जिनका मैंने जिक्र किया। मैंने बताया कि 2-4 सांसद वाली जो लोकसभा में पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनको लाइफलाइन मिली है, लेकिन सबसे बड़ी लाइफलाइन इन साहब को मिल गई। जी हाँ, शरद पवार साहब। शरद पवार को इसलिए बड़ी राहत मिली क्योंकि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद तोड़ने के बाद पूरी तैयारी हो गई थी। जो महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं, महाराष्ट्र के अखबारों में छप रही हैं कि 10 में से 5 विधायक बात कर रहे हैं, 8 में से 4 सांसद बात कर रहे हैं बीजेपी से, नाम है बाकायदा छपे हुए। और ये जो पार्टी टूटने के कगार पे थी, एनसीपी-एसपी, ऐसा कहा जा रहा था इसका मर्जर होगा, अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी मर्ज कर जाएगी और फिर ये पार्टी जो है एनडीए को सपोर्ट कर देगी। तैयारियां थीं, अखबारों में खबर छप रही थी, सोशल मीडिया पे खबर छप रही थी, लेकिन अचानक मैंने कहा ना, ये जो तूफान सा उठा अयोध्या से लेकर दिल्ली तक, इसने कहीं ना कहीं बीजेपी को भीतर से हिला दिया। और इसीलिए मेरा आज का सवाल है कि क्या बीजेपी अपने अंदरूनी मसलों में उलझती चली जा रही है और आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं हैं मिस्टर मोदी के लिए, उनके कैबिनेट के लिए। मसला बड़ा उलझा हुआ है, इसलिए आज मैंने प्रकाश पोहरे साहब को बुलाया है और वो लाइव हो रहे हैं सीधे महाराष्ट्र के किसी हाईवे से। 40-45 साल से राष्ट्रीय राजनीति को देख रहे हैं। कई सवाल मैंने उनसे भी किए कि भाई अचानक ये जो छोटी छोटी पार्टियों को राहत मिली, कितने दिन की राहत है? ऐसा तो नहीं कि फिर 1.5-2 महीने बाद ये फिर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और मैंने ये भी सवाल किए हैं कि आखिर ये जो खटपट है बीजेपी के भीतर, अमित शाह कैंप, तो दूसरा कैंप कौन है, मोदी जी की क्या भूमिका है, क्या फडणवीस और अमित शाह की नहीं बनती, जैसे योगी आदित्यनाथ शाह की नहीं बनती, और क्या अब नितिन नवीन भी आ गए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी जी के चॉइस, मोदी जी के सबसे खास। ये जो बीजेपी के अंदर मसला है, आरएसएस और बीजेपी में भी मसला है, आरएसएस और उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस में भी मसला है। क्या बीजेपी कहीं ना कहीं इस वक्त उलझी हुई है अपने अंदरूनी मसलों में? इसी को लेकर मैंने पोहरे साहब से भी बात की है और अभिषेक जी से बात की है। दोनों की बातों को दोस्तों गौर से सुनिए, थोड़ी सी मुझे लगता है कि स्थिति और साफ होगी। पोहरे साहब, भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई,
शरद पवार की पार्टी का नंबर था, सारी व्यू रचना रची जा रही थी दिल्ली में, अचानक ये अमित शाह का ऑपरेशन क्यों रुक गया? क्या शरद पवार तैयार नहीं हो रहे हैं या कुछ और प्लान है? नहीं, शरद पवार तैयार हो नहीं रहे वगैरह का विषय नहीं है बहुत। जब तक के ऐसा है ना, शरद पवार अगर समझ लो वो पार्टी में गए भी, तो यहाँ तो वो पार्टी के चीफ है, सुप्रीमो है समझ लो। वहां पे क्या है, उनको तो पहले कांग्रेस वालों ने ये देना चाहिए ना कि भाई आप कांग्रेस पार्टी में आइए। अभी वहां पे ऐसी परिस्थिति है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो नहीं है, इसलिए कोई मंत्री पद वगैरह मिलना तो कोई ये नहीं है। आखिरी उनको अगर बनाना है तो अभी खरगे के नीचे तो वो काम करेंगे नहीं है। एक तो उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, या कम से कम नहीं बोले या तो कन्वीनर बनाना पड़ेगा। बोरे साहब, मुझे ये बताइए कि शरद पवार फाइनली बीजेपी में तो जाएंगे नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शरद पवार संन्यास ले लेंगे और उसके बाद उनकी पार्टी का मर्जर हो जाएगा। 8 सांसद उनकी पार्टी में हैं, वो अजीत पवार की पार्टी में मर्जर कर लेंगे और बदले में नरेंद्र मोदी उनकी बेटी को कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे। तो क्या आपको लगता है कि शरद पवार संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि अब तो काफी उम्र हो गई? अभी देखो, संन्यास लेने की बात बोलो या वो रेजिग्नेशन दे देंगे पार्टी से, क्योंकि वो ये उनको ये तो बोलना पड़ेगा कि देखिए, अगर शरद पवार बीजेपी में चले गए तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि जो थोड़ी बहुत बची पड़ी है इज्जत, वो भी सारी की सारी खत्म हो जाएगी। लोगों का उनके ऊपर का जो विश्वास है या जो उनकी प्रतिमा है वो तो पूरी खत्म हो जाएगी। इसलिए शरद पवार खुद तो जा से नहीं सकते बीजेपी के अंदर, लेकिन वो बाकी के सब लोगों को बोलेंगे तुम जाओ, वो अंदरूनी उनका तय हो जाएगा। और शरद पवार बोलेंगे भाई ये क्या करूं, ये तो सुनते नहीं मेरा। जैसे अजित पवार के बारे में भी हो गया था, उसी तरीके से इस बार भी करेंगे कि ये लोग सुनते नहीं मेरा, सारे मेरे को छोड़ के चले गए, मैं क्या करूं। तो ये थोड़ी सी नाटकबाजी इनको करनी पड़ेगी। नहीं तो दूसरा एक चांस है दीपक बाबू, ये उनको बीजेपी को बाहर से सपोर्ट कर देंगे, ये वाला ही पार्टी में नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी ऐसा है, कांग्रेस के अंदर के तो इनके दरवाजे खुले नहीं है। कांग्रेस वाले तो उनको तो लगता ही नहीं है। देखो, कांग्रेस की तो परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस को नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर ही बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हैं, वो वही नहीं चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी बड़ी हो या कोई ये हो जाए। जी, आ रहा हूँ अभिषेक जी, चलिए ठीक है, शरद पवार को डिसाइड करना है और कब उनकी पार्टी विलय करेगी नहीं करेगी। मुझे बताइए, बहुत सी छोटी पार्टियां, जैसे लोकसभा में आप देखें आम आदमी पार्टी के पास 3 सांसद हैं, आरजेडी आपके बिहार की पार्टी तेजस्वी की 4 सांसद हैं उनके पास, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सांसद हैं। सुनने में ये भी आ रहा था कि भाई जो मोदी जी के चाणक्य हैं ये छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि संख्या तो चाहिए मोदी जी को, अगर कुर्सी बचानी है 2029 तक या उसके बाद, तो संख्या तो चाहिए। तो क्या ये छोटी छोटी पार्टी तोड़ने का जो मसला था अचानक रुक कैसे गया? अचानक मैं देख रहा हूं कि ऑपरेशन लोटस जैसे ठहर गया हो, ऑपरेशन लोटस जैसे सस्पेंड कर दिया हो कि भाई अभी रुक जाइए जरा। तो दीपक जी बीजेपी अचानक, बीजेपी में ब्रेक किसने लगा दी? दीपक जी, जो बीजेपी अभी बंगाल चुनाव के बाद टॉप गियर में दिखाई दे रही थी, अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की गाड़ी न्यूट्रल गियर में है। न्यूट्रल गियर में रुक गई? जी, रुक गई है बीजेपी की गाड़ी। और खासकर पार्टियां तोड़ने के मामले में टॉप गियर से सीधे न्यूट्रल गियर में आ जाना, ये बाकी लोगों को सरप्राइजिंग लग सकता है, सबको लग सकता है कि क्या हो रहा है। लेकिन बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी घमासान की स्थिति है, और खास करके दतिया से लेकर पटना में बांकीपुर तक आप देख रहे हैं कि दतिया में अमित शाह के आदमी को नितिन नवीन उतरने नहीं देंगे, और पटना में नितिन नवीन के आदमी को बीजेपी का दूसरा कैंप उतरने नहीं देगा, टिकट बदल दिया जाएगा। तो बीजेपी में फिलहाल ऊपर के लेवल पर जो अविश्वास की स्थिति दिखाई दे रही है, ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति दिखाई दे रही है, फिलहाल वो अपने घर को संभाले या पार्टियां या गठबंधन तोड़ने के मिशन में ध्यान दे। स्वाभाविक है कि इसमें जो गाड़ी न्यूट्रल गियर में है उसे न्यूट्रल गियर से निकालने की कोशिश सबसे पहले होगी। अब इसमें कौन टूट रहा है, राजद है कि जेएमएम है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी तोड़ने की तैयारी है। इस तरह के जो भी चीजें हो सकती आम आदमी पार्टी, फिलहाल अविश्वास के बीच में दिखाई नहीं दे रही। आम आदमी पार्टी 7 सांसद राज्यसभा में तोड़ दिए अमित शाह ने, तो क्या 3 सांसद, इन पर भी गाज गिर सकती है जो लोकसभा में? अभी तो पहले अमित शाह अपनी पोजीशन को भारतीय जनता पार्टी में तय करें कि अब
क्या वाकई वो नंबर 2 है या नंबर 2 की पोजीशन पर पार्टी में नितिन नवीन काबिज हो रहे हैं? अभी तो पहले ये चीजें सामने से तय हो जाए, क्योंकि अमित शाह के रहते उनके मैन फ्राइडे कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाए, ये बात तो किसी के गले नहीं उतरती। अमित शाह के रहते उनके बेहद करीबी मंत्री भूपेंद्र यादव के सारे पर्सनल स्टाफ को एक साथ हटा दिया जाए, ये बात तो किसी को गले नहीं उतरती। और वो आदेश पीएमओ के अधीन काम करने वाले मंत्रालय डीओपीटी से आए। तो पहले अमित शाह अपनी पोजीशन को तो असर्ट करें कि जो भूमिका उनकी 3-4 साल पहले तक बीजेपी में थी, कि पहले कहा गया मोदी की सरकार, फिर कहा गया मोदी शाह की सरकार, और 2024 के बाद से तो कुछ लोग कहने लगे थे कि ये शाह की सरकार है। अब अचानक से शाह की भूमिका न्यूट्रल गियर वाली पार्टी के अंदर क्या वाकई खुद के न्यूट्रल हो जाने जैसी हो गई है? पोरे साहब, एक छोटा सा सवाल, मुझे लगा कि आपका समय इस वक्त बहुत कीमती, आप हाईवे पे रुके हुए हैं और हमारे दर्शकों के लिए रुके हैं आप। मुझे बताइए कि क्या जो अभिषेक कह रहे हैं कि बीजेपी के टॉप लेवल पे थोड़ी खटपट चल रही है, क्या देवेंद्र फडणवीस जो आपके मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनकी एकनाथ शिंदे से नहीं बनती? शिंदे अमित शाह के करीब हैं, फडणवीस प्रधानमंत्री के करीब हैं। क्या फडणवीस और अमित शाह के बीच में भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं? आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं, उसका कारण तो शिंदे अपने क्या बोलता दीपक भाई, सीधा सीधा शिंदे का जो है, शिंदे को कोई हालत में महाराष्ट्र का वापिस से मुख्यमंत्री बनना है, उसीलिए उनकी सारी कोशिशें चलती रहती। अभी जो अभी जो अपने क्या उद्धव बोलते ठाकरे के शिवसेना के उद्धव ठाकरे के जो उन्होंने तोड़े, वो उनको 6 क्या जरूरत सांसद। थी तोड़ने की? उनको क्या तोड़ने की जरूरत थी? उनका क्या ताल्लुक आ रहा? लेकिन उन्होंने तोड़े लाए। तो ये तो शिंदे। सारी की सारी बातें इसीलिए ना, उनको ही वांटेड टू बी मोर स्ट्रांग इन द पार्टी एंड इन द स्टेट। तो नेचुरली उन्होंने तो ये देवेंद्र फडणवीस के इशारे पे तोड़े नहीं होंगे, ये तो तोड़े होंगे अमित शाह के इशारे के ऊपर, उसके सिवा तो होगा नहीं। तो कहने का मतलब ये तो बिल्कुल दिखती बात है कि अमित शाह के पास में जाने के लिए, और उसके बाद और ये बातें चल रही है महाराष्ट्र में कि देवेंद्र फडणवीस बहुत जल्दी दिल्ली में जाएंगे। अब ये दिल्ली में गए तो महाराष्ट्र के अंदर तो फिर शिंदे ही है, तो ये तो होने वाला है। और अभी उसके बाद में भी जो देश के अंदर की परिस्थिति है, फिर वो राम मंदिर का मामला होगा, चंदा चोरी का, या बाकी की भी सारी चीजें होगी। और जिस तरीके से मोदी को अभी क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर गो बैक वगैरह के जो चल रहा है, ये बात तो ठीक, पक्की है कि अभी खटपट फिलहाल है। में भाजपा पार्टी पूरी बैकफुट पे है। आखिरी समय बहुत कम है, मुझे सीधे सीधे बताइए कि ठीक है, हमने मान लिया बीजेपी के भीतर घमासान है, आपस में बन नहीं रही है नंबर 1 नंबर 2 कैंप्स में, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या फ्यूचर में, आने वाले समय में, भले ही इस सत्र में नहीं लेकिन आगे, क्या राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, तेजस्वी की पार्टी, आपके बिहार की पार्टी 4 सांसद हैं, आम आदमी पार्टी 3 सांसद हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा वो भी इंडिया अलायंस में है, इस वक्त सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में, उसके भी 3 सांसद हैं। ये जो छोटी छोटी पार्टी हैं, 3 सांसदों की, 4 सांसदों की, ये क्या टूट सकती हैं आगे पीछे फ्यूचर में, या अभी इनको अभयदान मिल गया है, इनको लाइफलाइन मिल गई फिलहाल? देखिए, फिलहाल तो लाइफलाइन मिली हुई दिख रही है, लेकिन ये लाइफलाइन कब तक मिली रहेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो शरद पवार की पार्टी को लेकर आप कह रहे हैं, उसमें तो साफ साफ है कि मराठा लॉबी का समर्थन गंवाने का खतरा उनके टूटने वाले सांसदों को है, उसका एहसास भी है। क्योंकि जब बारिश में भीगकर शरद पवार ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पेशवा का राज चलेगा या छत्रपों का राज चलेगा, और उस पर वो पूरा का पूरा इलेक्शन बदल सकते हैं, उस स्थिति में महाराष्ट्र का सेंटीमेंट आरएसएस और भाजपा के साथ, तो खासकर उस इलाके का जहां से शरद पवार का स्ट्रांग होल्ड है, वहां का सेंटीमेंट कैसे रिएक्ट करता है उसको लेकर के भी अभी शरद पवार को अपनी लाइन खींचने में दिक्कत आ रही है। ठीक है। तेजस्वी यादव की पार्टी में तो क्या है कि इंडिविजुअल सांसद को तोड़ने की बात है। सुधाकर सिंह को छोड़ करके कोई ऐसा सांसद उसमें दिखाई नहीं देता जिसके बारे में पक्के तौर पे कहा जाए कि वो हर हाल में आरजेडी के साथ जीने मरने की कसमें खाएंगे। ये स्थिति है। आम आदमी पार्टी के बारे में तो कुछ कहना ही उचित जान नहीं पड़ता है। मतलब आम आदमी पार्टी के 7 सांसद टूट गए तो फिर 3 सांसद क्या है, और आप कह रहे हैं आरजेडी में भी टूट हो सकती है, इस वक्त एक वीक विकेट पर है। और जहां तक शरद पवार की पार्टी टूटने, तो शरद पवार अभी डिलेमा में है, असमंजस में। क्या होता है आगे हमें देखना पड़ेगा। पोरे साहब, कुछ फाइनल वर्ड कुछ कहने जा रहे थे आप?
नहीं, देखिए बात ऐसी है दीपक भाई, मुझे बताओ कि अभी फिलहाल में जो अभी जो बोल रहे थे ना, अभी इनका जो है अभी ये चल रहा है, बीजेपी का साइलेंट जो चल रहा है उतने दिनों से, उसके पीछे का कारण सीधा सीधा है ना, मंदिर में जिस तरीके से चंदा चोरी हो गई है, और उसके कारण ये पूरे दुनिया भर में बोलो, भारत में बोलो, बदनामी हुई है। इस तरीके से इनकी चीतो हो रही है, हर आदमी की जो आस्था को ठेस पहुंची है, और इनके पास में कोई शब्द नहीं, कोई सामने नहीं आ रहा है भाई। एक बात ध्यान में रखो ना, लोकल के अंदर भी। और मैं बताता हूँ आपको दीपक भाई, ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इतने अंदर से दुखी हैं कि जिसके मैं हद नहीं। कई लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं पोरे साहब क्या करे, ये चल रहा है लेकिन हमें तो बड़ी नाराजगी है, लेकिन अब क्या करें, इलाज नहीं है। एक बात ध्यान में रखिए, आने वाले दिनों के अंदर इसका सारा नतीजा जो है इनको भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को। इसके ठीक है, बारे में मेरे दिल में चलिए। कोई शक नहीं है। चंदा चोरी के चक्कर में छोटी छोटी पार्टियों को एक तरह से लाइफलाइन, अभय दान मिल गया, वरना ऑपरेशन हो रहा था। पोरे साहब कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बदनामी है भीतर, इतना ज़्यादा बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर नाराज़गी है जो कुछ हुआ राम मंदिर में चंदा की लूट को लेकर, उससे कहीं ना कहीं पार्टी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही है। ऊपर भी लड़ाई है जो हमने डिस्कस करी, और पार्टी की छवि भी बहुत ज़्यादा धूमिल हुई है। इस वजह से ऑपरेशन लोटस कहीं ना कहीं रुका हुआ है। और जो अभिषेक ने कहा कि ये जो एडवांटेज है कहीं ना कहीं, आम आदमी पार्टी 3 सांसद लोकसभा में, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सांसद लोकसभा में, आरजेडी यानी तेजस्वी की पार्टी, लालू की पार्टी 4 सांसद, छोटी छोटी पार्टियां जिस पर निशाना साधने जा रहे थे अमित शाह, इनको फिलहाल एक तरह से राहत मिली हुई है। लेकिन देखते हैं कब तक खैर मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पोरे साहब, आप आए इस प्रोग्राम में और आपने अपनी कार को, अपनी गाड़ी को हाईवे पे रोका और हमारे साथ लाइव आए हमारे दोस्तों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।